नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024 जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का यूनिट 4 लिंग एवं सामाजिक विकास का प्रैक्टिस सेट 6 हल करेंगे। दोस्तों, प्रश्नों पर आएं, लेकिन उससे पहले प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसका यूनिट 4 जेंडर एंड सोशल डेवलपमेंट, इसका पार्ट 1 हल करेंगे। 2 पार्ट में देखेंगे। ध्यान रखना, इसके पहले हम लोग 5 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक आप प्लेलिस्ट 304 इस जगह पे क्लिक कीजिए तो आप लोगों को इस पेपर की सारी प्रैक्टिस सेट क्रम से मिल जाएंगे। जस्ट इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, वहाँ पर क्लिक करेंगे, सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से आपको मिल जाएगा एक ही जगह पर। 301, 302, 304 या फिर 5 आने वाले, ठीक है। कोई क्यूरीज है तो 9654302596 पर आप लोग मैसेज करके बात कर सकते हैं। यदि आप बीटीसी अर्थात डीलर में एडमिशन चाहते हैं बहुत ही कम फीस में, तो आप बात कर सकते हैं इस नंबर पे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, यह किसने कहा है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है? ए गिन्सबर्ग बी, सोरोकिन सी, पार्सन्स डी, ग्लिन एवं ग्लिन। तो यह किसने कहा कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में किसी व्यक्ति, सामाजिक तथ्य अथवा सामाजिक मूल्य का संक्रमण होना है? तो सही जवाब हो जाएगा पहले का, ध्यान रखना, बी, सोरोकिन। अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखना, प्रश्नों को आप लोग जवाब देते चलें, इससे क्या आप साथ में बने रहेंगे और आपको याद होगा। जो प्रश्न पूछे जाते हैं 4-5 इतने महत्वपूर्ण एग्जाम में निश्चित रूप से आएंगे, तो उसका जवाब आप लोग जरूर दिया करें, ठीक है, चाहे गूगल से सर्च करके ही। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप लोग टाइम से आया करें 8 बजे। 8 बजे प्रैक्टिस सेट शुरू कर देंगे तो आप लोग लेट मत हुआ करें, ठीक है। और ध्यान रखना, जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में उनके लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आप लोग अपने कॉलेज के जो भी बच्चे हैं उन्हें बताइए प्लीज़ इस चैनल के बारे में। प्रश्न है, जब एक परंपरागत सामाजिक औद्योगिक समाज के रूप में बदलता है तो सामाजिक गतिशीलता, जब एक परंपरागत समाज औद्योगिक समाज के रूप में बदलता है तो सामाजिक गतिशीलता ए बढ़ती है, भी घटती है, सी स्थिर रहती, दी सामाजिक जीवन को प्रभावित नहीं करती। तो जब एक समाज परंपरागत जो चल रहा है औद्योगिक समाज में बदलता है, इंडस्ट्रियल सोशल में बदलता है, तो उसकी सामाजिक गतिशीलता क्या होती है? सही जवाब हो जाएगा ए, बढ़ती है, ठीक है। उसका स्टेटस अच्छा होता है, बेहतर होता है, रहना, खाना पीना सब कुछ बेहतर होता है। अगला प्रश्न है, सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी पुस्तक के लेखक का नाम है? रॉबर्ट मर्टन बी, आर एम मैकाइवर सी, सोरोकिन डी, हेरी जॉनसन। सही जवाब हो जाएगा 3 का, ध्यान रखना, सी, सोरोकिन। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है? ए पूर्व औद्योगिक बी, जनजाति सी, कृषक डी, औद्योगिक। सही जवाब हो जाएगा 4 का, ध्यान रखना, डी। सामाजिक गतिशीलता किस तरह के समाजों की एक प्रमुख विशेषता है? तो ए, डी, औद्योगिक, ठीक है। गतिशीलता मतलब, अगर सामाजिक गतिशीलता मतलब मान लो किसान है तो वो औद्योगिक में जा रहा है, इंडस्ट्रियल जॉब कर रहा है, तो ये सब क्या है? सामाजिक गतिशीलता है। सही जवाब हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, औद्योगिक से स्थानीय गतिशीलता बढ़ती है, बी, गांव से नगर की ओर होने वाला प्रजनन सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण है, सी, तीव्र सामाजिक परिवर्तन को ही सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है, डी, फैशन के नए तरीके सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि करते हैं। कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा ए, औद्योगिकरण से स्थानीय गतिशीलता बढ़ती है।
अगला प्रश्न है, खेत में मजदूरी करने वाला कोई भूमिहीन श्रमिक यदि नगर के कारखाने में जाकर मजदूरी करने लग जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? ए अवरोही गतिशीलता, बी आरोही गतिशीलता, सी समतल गतिशीलता, डी उदग्र गतिशीलता। तो ध्यान रखना, इसमें कह रहा है कि कोई खेत में काम करता था, ठीक है, भूमिहीन किसान शहर में जाके उसने कारखाने में काम करने लगा, मतलब मजदूरी ही कर रहा है, यहाँ भी मजदूरी था वहाँ भी मजदूरी है, लेकिन वो शहर में गया है, तो इसे क्या कहा जाएगा? सही जवाब हो जाएगा बी आरोही गतिशीलता। यहाँ भी मजदूरी करता था लेकिन शहर में भी, लेकिन वहाँ जो उसकी सामाजिक स्थिति, लोग कहते हैं ना, यहाँ किसान या खेती करता है, वहाँ इंडस्ट्री में लोग, मतलब एक लेवल होता है उसका, जो सामाजिक स्तर वो बढ़ जाएगा, इसीलिए अवरोही मतलब होता है बढ़ना, ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5। अवरोही मतलब होता है घटना, 10 9 8 7, ठीक है। तो गाँव वो किसान ही है, बट जब गाँव में मजदूरी कर रहा तो नॉर्मल था, लेकिन शहर में जाकर कारखाने में मजदूरी करने लगेगा तो उसका क्या होगा? अवरोही गतिशीलता, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत में अनुसूचित जातियों के सामाजिक स्थिति में होने वाला परिवर्तन उदाहरण है। स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जातियां जो हैं उनकी सामाजिक स्थिति में जो परिवर्तन हुआ उसको क्या कहेंगे? ए समतल गतिशीलता, बी अवरोही गतिशीलता, सी उदग्र गतिशीलता, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सी उदग्र गतिशीलता। उदग्र। अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति अपने कार्यालय में क्लर्क से मैनेजर के रूप में प्रोन्नत हो जाए, पहले वो क्लर्क था फिर मैनेजर बन गया, तो इसे गतिशीलता का कौन सा रूप कहा जाएगा? ये प्रशासनिक गतिशीलता, बी औद्योगिक गतिशीलता, सी उदग्र गतिशीलता, डी नगरीय गतिशीलता। सही जवाब हो जाएगा 8 का, ध्यान रखना, सी उदग्र गतिशीलता। उदग्र गतिशीलता में व्यक्ति या समूह उसी स्तर पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, इसमें देशांतर या सिर्फ स्थान परिवर्तन होता है, ठीक है। कभी कभी ये सारी चीजें रहती हैं। व्यक्ति या सामाजिक वस्तुओं में स्थानांतरण को उदग्र या रैखिक गतिशीलता कहते हैं, ठीक है। स्थानांतरण को व्यक्ति हो या सामाजिक वस्तुओं से स्थानांतरण, मतलब अगर क्लर्क है मैनेजर बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? उदग्र गतिशीलता। अगला प्रश्न है, जिन समाजों में व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता को अधिक महत्व दिया जाता है वहाँ किस प्रकार की गतिशीलता अधिक पाई जाती है? जिस समाज में व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता को अधिक महत्व दिया जाता है वहाँ किस प्रकार की गतिशीलता अधिक पाई जाती है? ए उदग्र गतिशीलता, बी क्षैतिज गतिशीलता, सी शैक्षणिक गतिशीलता, डी व्यक्तिगत गतिशीलता। जिस समाज में व्यक्तिगत योग्यता और कुशलता को अधिक महत्व दिया जाता है वहाँ किस प्रकार की गतिशीलता अधिक पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए उदग्र गतिशीलता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? ए बैंक में चपरासी से क्लर्क बनना, बी जातियों की संख्या में वृद्धि होना, सी जातियों में औद्योगिक बन जाना, व्यापारी से औद्योगिक बन जाना, उद्योगपति बन जाना, डी गांव की अभिनेत्री से सिनेमा की अभिनेत्री बन जाना, ठीक है। कह रहा है कि कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी जातियों की संख्या में वृद्धि। अगर जातियों की संख्या में वृद्धि हो रहा है तो ये कोई सामाजिक गतिशीलता नहीं हुई, लेकिन बैंक में चपरासी से क्लर्क बन गया, व्यापारी से उद्योगपति बन गया, गांव की अभिनेत्री से सिनेमा की अभिनेत्री, मतलब फिल्मों में काम करने लगी, ये सब क्या है? सामाजिक परिवर्तन है, गतिशीलता है। लेकिन जातियों की संख्या में वृद्धि हो गई, आप 10 से 20 हो गए तो वो कोई मतलब सामाजिक गतिशीलता नहीं हुई, ठीक है। अगला प्रश्न है, तो 10 का सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता की दर को प्रभावित करने वाले 4 आधारों अवसर संरचना, जननांगीय प्रक्रियाएं, स्वचालित यंत्रों का प्रभाव, महत्वाकांक्षा का स्तर का उल्लेख किस विद्वान ने किया है? ए सोरोकिन, बी फीचर, बी बर्ट्रांड, डी ब्रूम एवं सेल्जनिक। सही जवाब हो जाएगा 11 का सी बर्ट्रांड।
अगला प्रश्न है, ऊर्ध्वगामी एवं अधोगामी गतिशीलता समाज में नियमहीनता को जन्म देती है, जिसके परिणाम स्वरूप आत्महत्या की दर बढ़ जाती है। यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? ए सोरोकिन, बी दुर्खीम, सी होलैंड, डी हिल्टन। सही जवाब हो जाएगा 12 का बी, दुर्खीम। अगला प्रश्न है, किसने कहा था समाज परिवर्तनशील एवं गत्यात्मक है? ए हेरोक्लिस्टिक, बी मैकाइवर तथा फेज, सी मार्गन, डी बोगार्ड्स। सही जवाब हो जाएगा 13 का बी, मैकाइवर तथा फेज। अगला प्रश्न है, सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिभाषा किसकी है? ए ग्लिन एवं ग्लिन, बी जॉनसन, सी ब्रूम, डी मैकाइवर एवं फेज। सही जवाब हो जाएगा डी, मैकाइवर एवं फेज। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन में हम केवल उन्हीं परिवर्तनों को समझाते हैं जो सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और प्रकारों में घटित होते हैं। इस कथन में कौन संबंधित है? ए किंग्सले डेविड, बी मैकाइवर तथा फेज, सी वाटोमोर, डी ग्रीन। सही जवाब हो जाएगा 15 का ए, किंग्सले डेविस। अगला प्रश्न है, आप लोग प्रश्नों का सभी लोग जवाब दिया करें, ठीक है? इससे क्या होगा, आपको याद रहेगा, प्रश्न याद होते जाएंगे और साथ में बने रहेंगे। आप लोग अगर नहीं देख पाते हैं अभी, तो बाद में कभी भी कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, ब्लूटूथ लगा कर, ईयरफोन लगा के प्रश्नों को बार बार सुनिए। 301, 302, 303 जो भी हो चुके हैं सबको बार बार सुनते रहिए, ठीक है? आपका एग्जाम दिसंबर में होने की संभावना है, ठीक है? तो आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतनी बार सुनिए और प्रश्नों को बार बार रटिए। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किसने दी? सामाजिक परिवर्तन को लोगों के कार्य करने तथा विचार करने के तरीके में होने वाले रूपांतरण के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ए गिन्सबर्ग, बी डेविस, सी जेनसन, डी फीचर। सही जवाब हो जाएगा 16 का, ध्यान रखना आप लोग, सी जेनसन। अगला प्रश्न है, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है। यह कथन है ए जॉनसन, बी जेनसन, सी रेमंड एवं एरन, डी गिन्सबर्ग का। सही जवाब हो जाएगा 17 का ए, जॉनसन का। अगला प्रश्न है, कौन सा समाजशास्त्री सामाजिक परिवर्तन में सामाजिक संरचना, सामाजिक संस्थाओं अथवा उनके पारंपरिक संबंधों में परिवर्तन को सम्मिलित करता है? ए गिलिन, बी बाटोमोर, सी ग्रीन, डी डेविस। सही जवाब हो जाएगा बी, बाटोमोर। अगला प्रश्न है, कौन सी सामाजिक परिवर्तन की विशेषता है? ए सामाजिक प्रकृति, बी गति तुलनात्मक एवं आसमान, सी जटिल तथा डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मैकाइवर ने सामाजिक परिवर्तन के कितने प्रतिमानों को उल्लेख किया? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा बी, 3। ये 3 सैद्धांतिक अभिविन्यास हैं, संरचनात्मक, कार्यात्मक, प्रतीकात्मक, अंतःक्रियावाद और संघर्ष परिप्रेक्ष्य। आप लोग ध्यान रखना, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 304 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर लिखा हुआ है, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है? आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको 301, 302, 304 सभी अलग अलग मिल जाएंगे, सभी के साथ मिल जाएगा, ठीक है? यदि कोई क्यूरी 9654302596 पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। यदि कोई बीटीसी में एडमिशन चाहता है तो आप मैसेज पे बात कर सकते हैं, बहुत ही कम फीस में। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन के किस प्रतिमान का उल्लेख मैकाइवर ने नहीं किया? ए पैराबोलिक, बी तरंगी, सी रेखीय, डी चक्री। नहीं किया। सही जवाब हो जाएगा 21 का ए, पैराबोलिक का नहीं किया। अगला प्रश्न है, सोशल चेंज नामक पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? ए मूर, बी डेविस, सी मॉर्गन, डी ग्लिन। सही जवाब हो जाएगा 22 का ए, मूर। सोशल चेंज नामक पुस्तक अमेरिकी समाजशास्त्री ऑगबर्न द्वारा लिखी गई थी। ऑगबर्न, जिनका पूरा नाम विलियम फील्डिंग ऑगबर्न था, वो एक अमेरिकी समाजशास्त्री, संख्याविद और शिक्षक थे। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं? ए समान अवसर, बी समान वेतन, सी समान परिस्थिति, डी उपयुक्त सभी। तो महिला सशक्तिकरण किसे कहते हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
महिला सशक्तिकरण का आयाम कौन सा है? ए आर्थिक, बी सामाजिक, सी राजनैतिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 24 का डी उपयुक्त सभी। महिला सशक्तिकरण का आयाम कौन है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कहीं भी आगे बढ़ रही हैं तो सशक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान कार्य समान वेतन की गारंटी देता है? अर्थात समान कार्य के लिए चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, समान कार्य के लिए समान वेतन मिलेगा। ए अनुच्छेद 15, बी अनुच्छेद 16, सी अनुच्छेद 39 घ, डी अनुच्छेद 42। सही जवाब हो जाएगा 25 का सी अनुच्छेद 39 घ। इसे डी अनुच्छेद 39 डी के तहत यह प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना चाहिए। ठीक है, दिया जाएगा। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, पीसीपी एनडीटी एक्ट का संबंध किससे है? ये घरेलू हिंसा भी, दहेज प्रतिषेध, सी लिंग चयन निषेध, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 26 का सी लिंग चयन निषेध। गर्भधारण पूर्व, प्रसव और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1954 भारत में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, भारत में गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए अधिनियमित भारत की संसद का एक अधिनियम है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण का निम्न में से क्या महत्व है? ये घरेलू हिंसा में कमी, बी आत्मनिर्भर बनना, सी समाज में समानता मिलना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन सा संगठन सहयोगी है? एक गैर लाभकारी संगठन अर्थात एनजीओ, बी स्व सहायता समूह, सी पंचायती राज समूह, डी उपयुक्त सभी। तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में कौन सा संगठन सहयोगी है? सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, चिपको वुमन के नाम से किसको जाना जाता है? ए गौरा देवी, बी सावित्रीबाई फूले, सी टेसी थॉमस, डी सिंधुताई। चिपको वुमन के नाम से किसको जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा ए गौरा देवी। चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी गौरा देवी, उत्तराखंड की थी। अगला प्रश्न है, महिला उद्यमियों को समर्थन देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन मंच का नाम बताइए। ए डिजिटल इंडिया, बी महिला ई हॉट, सी वन स्टॉप सेंटर योजना, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा बी महिला ई हॉट। अगला प्रश्न है, महिला हेल्पलाइन कब शुरू की गई? ए सन 2012 में, बी सन 2015 में, सी सन 2017 में, डी 2018 में। महिला हेल्पलाइन कब शुरू की गई? सही जवाब हो जाएगा ए 2012 में। ठीक है, 2012 में शुरू की गई तो 2014 में ऐप बनाया गया था महिला हेल्पलाइन ऐप। ठीक है, शुरुआत कब हुई तो महिला हेल्पलाइन की 2012 में, तो 2014 में ऐप बना था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, महिला हेल्पलाइन ऐप शुरू किया गया 2014 में। प्रश्न है, कौन सी योजना लड़कियों को शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करती है? ए वन स्टॉप सेंटर योजना, बी उज्ज्वला, सी स्वधार योजना, डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन सी योजना लड़कियों की शिक्षा और उनका कल्याण प्रदान करती है? सही जवाब हो जाएगा डी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ध्यान करीब आज 65 प्रश्न ही हैं, तो आप लोग प्रश्नों को पूरा सॉल्व कीजिएगा। प्रश्न है, कौन सी योजना तस्करी की रोकथाम में मदद करती है और महिलाओं के बचाव, पुनर्वास, पुनर्निवेश और प्रत्यावर्तन के लिए सहायता प्रदान करती है? ये उज्ज्वला योजना, बी स्टेप योजना, सी प्रियदर्शनी योजना, डी DWCRAT। सही जवाब हो जाएगा ए उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, बेघर या बेसहारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना है? ए स्वधार गृह योजना, बी स्टेप, सी नारी शक्ति पुरस्कार, डी RMK। तो बेघर या बेसहारा महिलाओं के लिए कौन सी योजना है? सही जवाब हो जाएगा ए स्वाधार गृह योजना। अगला प्रश्न है, कौन सी एक दशा उदग्र गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? ए उद्योगपति से एक मामूली व्यापारी बन जाना, बी स्थानीय स्तर के नेता से राष्ट्रीय स्तर का नेता बन जाना, सी एक सैनिक द्वारा कैप्टन का पद प्राप्त करना, डी लकड़ी के कारीगर से लोहे का कारीगर बन जाना। तो पूछ रहा है कौन सा उदग्र गतिशीलता का उदाहरण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 35 का सी एक सैनिक कैप्टन द्वारा
कैप्टन का पद प्राप्त करना। ठीक है, एक सैनिक द्वारा कैप्टन का पद प्राप्त करना, ये उदग्र गतिशीलता का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति द्वारा एक राजनीतिक दल की सदस्यता को छोड़कर दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य बनना निम्न में से क्या है? जैसे लोग पार्टी चेंज कर लेते हैं ना, तो उसी तरह से एक पार्टी से दूसरे पार्टी में चले जाना क्या है? ए उदग्र गतिशीलता, बी क्षैतिज गतिशीलता, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 36 का बी, क्षैतिज गतिशीलता। कोई परिवर्तन नहीं, दूसरे पार्टी में चले गए। अगला प्रश्न है, कौन सी एक दशा सामाजिक गतिशीलता का कारण नहीं है? ये धार्मिक विश्वास, बी प्राविधिक शिक्षा, सी औद्योगिकरण, डी समताकारी मूल्य। सही जवाब हो जाएगा 37 का ए, धार्मिक विश्वास। अगला प्रश्न है, कौन सी दशा सामाजिक गतिशीलता में बाधक है? ये परिवहन के साधनों में वृद्धि, बी परंपरावाद, सी शिक्षा का प्रसार, डी नगरीकरण। सही जवाब हो जाएगा 38 का बी, परंपरावाद। अगला प्रश्न है, निम्न में से उदग्र सामाजिक गतिशीलता का कौन सा वर्गीकरण सही है? ए औपचारिक तथा अनौपचारिक, बी प्राथमिक एवं द्वितीयक, सी अवरोही अवरोही, डी सक्रिय तथा निष्क्रिय। सही जवाब हो जाएगा 39 का सी, अवरोही तथा अवरोही। अगला प्रश्न है, सोरोकिन ने गतिशीलता को दिशा के आधार पर उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को कितने भागों में बांटा है? सोरोकिन ने गतिशीलता को दिशा एवं सोरोकिन ने गतिशीलता को दिशा के आधार पर उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को कितने भागों में बांटा है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। सही जवाब हो जाएगा ए 2। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऊर्ध्वगामी गतिशीलता का कारक नहीं है? ए आप्रवास, बी उच्च वर्ग की अधिक प्रजनन क्षमता, सी अवसर की उपलब्धि, डी समानता और विषमता के प्रतिमान। सही जवाब हो जाएगा बी, उच्च वर्ग में अधिक प्रजनन क्षमता। अगला प्रश्न है, उदग्र गतिशीलता को लोगों को एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरी एवं एक सामाजिक वर्ग से दूसरे में गमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह परिभाषा किसने दी? तो क्या प्रश्न है, उदग्र गतिशीलता के लोगों को एक सामाजिक परिस्थिति से दूसरे एवं एक सामाजिक वर्ग से दूसरे में गमन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सही जवाब हो जाएगा ए, फीचर। अगला प्रश्न है, गतिशीलता की दिशा के आधार पर उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को पहला ऊर्ध्वगामी और दूसरा अधोगामी दो उपभागों में किस विद्वान ने बांटा है? ए श्रीनिवास, बी मजूमदार, सी फीचर, डी सोरोकिन। कह रहा है, प्रश्न है, गतिशीलता की दिशा के आधार पर उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता को ऊर्ध्वगामी और अधोगामी दो उपभागों में किस विद्वान ने बांटा है? सही जवाब हो जाएगा डी सोरोकिन। अगला प्रश्न है, मुक्त अर्थात खुली गतिशीलता वाले समाजों में विभिन्न स्तर समूह की सदस्यता का निम्न आधारों में से कौन सा नहीं है? ए व्यक्ति का जन्म या आनुवंशिकता, बी व्यक्ति के गुण, सी व्यक्ति की योग्यता, डी व्यक्ति की उपलब्धियां। सही जवाब हो जाएगा 44 का, ध्यान रखना ए व्यक्ति का जन्म या आनुवंशिकता। अगला प्रश्न है, 1849 में वैथून ने बालिका विद्यालय कहाँ स्थापित किया? ए लखनऊ, बी बम्बई, सी बनारस, डी कोलकाता। सही जवाब हो जाएगा डी कोलकाता। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने कहा था कि स्त्री शिक्षा अब भी अत्यधिक पिछड़ी हुई दशा में है और प्रत्येक उचित विधि से उसका विकास किया जाना आवश्यक है? ये 1854 वुड घोषणा पत्र में, बी दलाई आयोग, सी 1882 की हंटर कमीशन, डी कुठारी आयोग। सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, 1882 हंटर कमीशन। अगला प्रश्न है, 1904 में किसने बनारस में सेंट्रल हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की? ए भंडारकर ने, बी महर्षि कर्वे ने, सी राजा राम मोहन राय ने, डी श्रीमती एनी बेसेंट ने। सही जवाब हो जाएगा 47 का डी, श्रीमती एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट एक प्रमुख ब्रिटिश थियोसॉफिक समाज सुधारक और भारतीय राष्ट्रवादी थे, जिन्होंने 1904 में वाराणसी, जिसे पहले बनारस के नाम से जाना जाता था, केंद्रीय हिंदू बालिका विद्यालय की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था?
ए सन 1916, बी सन 1920, सी सन 2010, डी 1925। भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज कब खोला गया था? सही जवाब हो जाएगा ए सन 1916। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज भारत में नई दिल्ली में स्थित महिलाओं की एक मेडिकल कॉलेज है। 1916 में स्थापित यह कॉलेज 1950 में चिकित्सीय विज्ञान संकाय दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्सा बन गया। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वप्रथम महिला मेडिकल कॉलेज लेडी हार्डिंग कॉलेज कहाँ खोला गया था? ए बम्बई में, बी कोलकाता में, सी बनारस में, डी दिल्ली में। सही जवाब हो जाएगा 49 डी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय कब खोला गया? ए सन 1910, बी सन 1914, सी सन 1916, डी सन 1920। भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय कब खोला गया? सही जवाब हो जाएगा सी सन 1916 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई? ए सन 1900, बी सन 1910, सी सन 1915, डी सन 1925। तो राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना कब हुई? सही जवाब हो जाएगा डी सन 1925 में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय किस देश की महिला महाविद्यालय के मॉडल पर आधारित था? भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय किस देश की भारत में प्रथम महिला महाविद्यालय किस देश के महिला महाविद्यालय के मॉडल पर आधारित था? ए जापान, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी रूस। सही जवाब हो जाएगा बी अमेरिका। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में स्त्री शिक्षा विभाग की स्थापना कब की? ए 1908, बी सन 1901, सी सन 1915, डी सन 1925। सही जवाब हो जाएगा 53 का ए सन 1908 में। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? ए बालकों की शिक्षा से, बी पौधों की शिक्षा से, सी बाल विवाह के प्रोत्साहन से, डी बाल विवाह के निषेध से। तो शारदा अधिनियम 1929 किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी बाल विवाह का निषेध। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है, ध्यान रखना आप लोग। सन 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम ने पुरुष और महिलाओं की न्यूनतम आयु 14 और 18 वर्ष निर्धारित की। इस कानून को शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। पुरुष और महिलाओं, ठीक है। उन्नीस में 14 वर्ष लड़कियों के और लड़कों की 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, शिक्षित स्त्री के बिना शिक्षित पुरुष हो ही नहीं सकता, या किसने कहा? ये मुदालियर आयोग, बी कोठारी आयोग, सी नई शिक्षा नीति 1986, डी राधाकृष्णन आयोग। सही जवाब हो जाएगा 55 का डी राधाकृष्णन आयोग। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करें, चाहे क्लास समाप्त होने के बाद ही, लेकिन आप लोग शेयर जरूर करें, कॉलेज ग्रुप या जो भी फ्रेंड आपके बीएड कर रहे हैं, ठीक है। और आप लोग प्रश्नों को बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न आप देखेंगे तो याद एक बार में आपको नहीं हो पाएगा, आप बार बार देखिए प्रश्नों को, ठीक, अपने आप याद हो जाएंगे। प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 का अध्यक्ष कौन था? ए श्रीमती हंसा मेहता, बी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, सी एनी बेसेंट, डी सावित्रीबाई फूले। तो राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति 1958 का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब हो जाएगा 56 का बी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख। दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में 1958 में राष्ट्रीय महिला परिषद की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, हंसा मेहता समिति 1962 किससे संबंधित है? ए दहेज प्रथा से, बी बाल विवाह से, सी पाठसागामी क्रियाओं से, डी पाठचर्या से। सही जवाब हो जाएगा 57 का डी पाठचर्या से। हंसा मेहता समिति को 1962 में श्रीमती हंसा मेहता की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा नियुक्त किया गया था। इसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों पर लड़कों और लड़कियों के लिए पाठचर्या के विभेदीकरण की सावधानीपूर्वक जांच करना था। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से चलाई जा रही है? ए सन 2000, बी सन 2002, सी सन 2004, डी सन 2006 से। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना कब से चलाई जा रही है? सही जवाब हो जाएगा सी 2004 से। महत्वपूर्ण बार बार पूछा जाता है। भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्र, मतलब जो शहर से दूर है, आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या योजना का केंद्र सरकार द्वारा कब आरंभ किया गया? ये सन 1987 में, बी सन 1989 में, सी सन 1990, डी सन 1991। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना बी सन 1989 में।
महिला समाख्या योजना ग्रामीण क्षेत्र खास करके सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समूहों की महिलाओं की शिक्षा तथा उसके सशक्तिकरण के लिए 1989 में शुरू की गई थी। एनपीई 1986 के उद्देश्यों के अनुरूप लक्ष्य हासिल करने के लिए एक ठोस कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, महिला समाख्या योजना किस आयोग के अनुपालन का स्वरूप बना? ए मुदालियार आयोग, बी कोठारी आयोग, सी नई शिक्षा नीति 1986, डी राधाकृष्णन आयोग। सही जवाब हो जाएगा 60 का सी, नई शिक्षा नीति 1986 जो है महिला समाख्या योजना अनुपालन का स्वरूप। महिला समाख्या योजना किस आयोग के अनुपालन का स्वरूप बना? तो नई शिक्षा नीति 1986। सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों के ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों को 1989 में महिला समाख्या कार्यक्रम शुरू किया गया। प्रश्न है अगला, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? ए श्रीमती हंसा मेहता, बी श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख, सी एनी बेसेंट, डी सावित्रीबाई फूले। तो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले को भारतीय महिला टीचर और प्रिंसिपल थी। सावित्रीबाई और उनके पति 1848 में भिंडेवाड़ा में पुणे में पहले आधुनिक भारतीय लड़कियों के स्कूल में से एक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? ए वस्तु, बी समय, सी भिन्नता, डी उपयुक्त सभी। तो परिवर्तन का संबंध प्रमुख रूप से किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा डी, वस्तु, समय और भिन्नता तीनों से। किसने कहा कि परिवार में लड़के के शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है? बहुत ही फेमस है, महत्वपूर्ण है। ये डॉक्टर राधाकृष्णन, बी जवाहरलाल नेहरू, सी लिंकन, इब्राहिम लिंकन, डी राजेंद्र प्रसाद। किसने कहा परिवार में लड़के की शिक्षा एक ही सदस्य की शिक्षा होती है, परंतु परिवार में लड़की की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा होती है? सही जवाब हो जाएगा बी, जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने कहा कि स्त्रियों की वर्तमान शिक्षा उस जीवन में एकदम असंगत है जो उन्हें जीना होता है? यह न केवल अपव्यय है बल्कि एक अयोग्यता भी है। ए मुदालियार आयोग, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, सी नई शिक्षा नीति 1986, डी कोठारी आयोग। सही जवाब हो जाएगा बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49। अगला प्रश्न है, तुम मुझे सुरक्षित माताएं दो, मैं तुम्हें सुरक्षित राष्ट्र दूंगा। यह कथन किसका है? एक डॉक्टर राधाकृष्णन, बी नेपोलियन, सी लिंकन, डी राजेंद्र प्रसाद। सही जवाब हो जाएगा 65 का बी, नेपोलियन ने कहा था तुम मुझे सुरक्षित माताएं, मतलब पढ़ी लिखी माताएं दो, मैं तुम्हें सुरक्षित राष्ट्र दूंगा। आप लोग ध्यान रखना, कुछ प्रश्न है, 65 प्रश्न ही था, कुछ प्रश्न है, इसके जवाब आप लोग जरूर दिया करें, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, अनुच्छेद 39D के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? वहाँ देखिए हम लोग उल्टा जो प्रश्न है ये उत्तर था। तो अनुच्छेद 39D के बारे में कौन सा कथन सही है? ए राजनीति में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करना, बी लिंग, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक, सी समान कार्य के लिए समान वेतन सुरक्षित करना, डी मातृत्व लाभ से संबंधित। अगला प्रश्न है, पितृ सत्ता का शाब्दिक अर्थ है? ए माता या कुमाता का शासन, बी कन्या संतान का शासन, सी पिता या पितृ सत्ता का शासन, डी पुरुष संतान का शासन। यहाँ पर संतान रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, नारीवादियों के अनुसार महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है? ए पितृसत्ता और जेंडर के मध्य संबंध, बी पितृसत्ता और धन के मध्य संबंध, सी पितृसत्ता और श्रम के मध्य संबंध, डी पितृसत्ता और राजनीति के मध्य संबंध। अगला प्रश्न है, लड़के हमेशा यांत्रिकी में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती हैं। कढ़ाई बुनाई दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है? ए जेंडर क्षमता, बी जेंडर समानता, सी जेंडर पैरिटी, डी जेंडर रूढ़िवादिता। तो लड़के हमेशा यांत्रिकी में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में, क्या दर्शाता है? आप लोग जवाब जरूर दिया करें। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? ए लैंगिक भेदभाव का प्रतिकार करें, बी
कक्षा में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था करना। सी, जेंडर भेदभाव पर चर्चा। डी, ऐसे उदाहरणों का उपयोग जो लड़कों और लड़कियों को गैर अनुरूपवादी भूमिकाओं में दिखाते हों। तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप 304 है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा। जस्ट इसके नीचे लिंक आप प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया, वहाँ पर क्लिक करेंगे सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम्स मिल जाएगा, फिर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कोई क्यूरी 9654302596 पर आप मैसेज कर सकते हैं। कोई BTC करना चाहता है तो आप बता सकते हैं, बहुत ही कम फीस में एडमिशन हो जाएगा। ध्यान रखना, अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 4 का ही लिंग एवं सामाजिक विकास, इसका पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करें और शेयर करें, इससे सभी लोगों को लाभ हो सके। जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें भी इस चैनल के बारे में बताएं, निवेदन है। और वीडियो को हमेशा एक चीज़ निवेदन है कि लाइक जरूर किया करें। सारे बच्चों को जो B.Ed कर रहे हैं अपने कॉलेज के ग्रुप हर जगह शेयर करें, इससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।